संजय जी नमस्ते। संजय जी कहीं मैं नमस्ते थोड़ा भाई, नमस्ते। आभास रखूंगा कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, सबको सच बोलना चाहिए, बच्चों बड़ों का आदर करो, सर ये सब हमारी किताबी बातें हैं, बोलना अच्छा लगता है। सच्चाई ये कि मुफ्तखोरी सबको पसंद है, भ्रष्टाचार सबको पसंद है। एक आदमी कहता है मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, तो सर उससे पूछेगा कि आप किस पद पे बैठे हैं। अगर आप ऐसे पद पे बैठे हैं जहां आप ऊपर की कमाई कर सकते हैं, नहीं कमा रहे, तब आप बोलिएगा। नहीं, वो बाहर बैठा है पब्लिक के अंदर, उसका कमाने को कुछ नहीं है, बैठा बैठा उपदेश दे रहा है। आज हम कहते हैं कि हम प्रेस लॉन्च में बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट की, और वहां पे 20-22 हमारे रिपोर्टर बैठे हैं। 3-4 रिपोर्टर हमेशा सिद्धांतवाद की बात करते हैं, तो उसमें से एक ने बोला कि उसके मुंह से बात निकल गई फिर, यार देखो इस पुलिस कमिश्नर है, अगर आज ये हमारे किसी क्राइम रिपोर्टर को अलग से अपने घर पे बुला ले कि आज तुम्हें आओ मैं डिनर कराऊंगा, और वही क्राइम रिपोर्टर कहता है कि सबसे भ्रष्ट वाला पिछले 10 सालों में सबसे भ्रष्ट कमिश्नर इस बार यही लगा है, लेकिन जैसे ही वो उसको फोन मारेगा उसका एसीपी, क्या साहब ने आपको घर पे बुलाया और फैमिली के साथ, वो बाढ़ में भी तैरता तैरता पहुंच जाएगा वहां पे। आज सुप्रीम कोर्ट में हम बोलते हैं कि फला 10 साल महेश सबसे ज्यादा करप्ट है। अरे यार जज महेश साहब से जी, मिलने के लिए एकदम सब पटाख से पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी से मुलाकात कर लें हम, और जो शरीफ जज है सुनिए, उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट भी और वकील भी। मैं माफी चाहूंगा, बस मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता, कुछ गंदा वर्ड बोल, ये तो ऐसा है। और जो करप्ट है, जो राहत दे देते हैं गलत आदमी को, वो उनके लिए भगवान के जैसे काम करते हैं। तो सर यूपी ले महेश जी, लीजिएगा, बिहार ले लीजिएगा, बिहार नंबर 1 है। बदमाश घर में बैठ के, जेल में बैठ के वो जीत रहा है, राज्यसभा से नहीं जीत रहा, लोकसभा से जीत रहा है। जनता वोट दे रही है, जनता के खिलाफ कभी मीडिया नहीं बोलता। जो समुदाय के लोग ज्यादा उनके खिलाफ मीडिया नहीं बोलता, जिस धर्म के लोग ज्यादा उनके खिलाफ मीडिया नहीं बोलता। मीडिया भी डरता है। मीडिया में आपने कभी भी देखा कि वो नेताओं को गाली देते हैं, अधिकारियों को गाली देते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं बोलते। अरे सर सबसे गलत तो जनता है, जनता ही तो सब कुछ चुन रही है। एक बंगाली बाबा कहता है कि मेरे पास आइए मैं आपका तलाक का समाधान करा दूंगा, मेरे पास आइए मैं आपके बेरोजगारी का समाधान करा दूंगा, मेरे पास आइए मैं आपका कैंसर का इलाज करा दूंगा। और उसके बाद खबर छपती कि 40 मुकदमों में 40 लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई और बाबा फरार। फिर वो बाबा दोबारा से गद्दी में बैठते हैं तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं। बाबा कहता है, एक से मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा तुम इतने कलाकार कैसे हो? कहता महेश भाई हमें बताओ हमारा क्या कसूर है, हम गड़बड़ करने वाले एक है, गड़बड़ करवाने वाले लाख हैं। तो सर यहीं पे स्थिति ये है वोटरों की भी, कि लोग महेश घर जी, में बैठ के बदमाश हैं, चाहे वो भ्रष्ट हैं, जीत रहे हैं। हमारे जी देश के, मैं माफी चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो सीएस मीन चीफ सेक्रेटरी, ऐसे वर्ड बोला उन्होंने, पत्रकार को बता रहे थे, वो इतनी फाइलें लेके आ गया। मैंने कहा ना ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये बताइए बात बोल रहे हैं अपने मुंह से। उसके बाद उनकी डिग्री जनता के लिए कोई मायने रखती है? नहीं। लालू जी बने वो कितने पढ़े लिखे थे, राबड़ी जी बनी कितने पढ़ी लिखी थी। राबड़ी जी तो खैर हम उनका वो बोलेंगे, सम्मान इस बात पे खुल के करेंगे कि महिला थी, लेकिन जब उनसे पूछा जाता था कि आप तो पढ़े लिखे ने क्या, तो क्लियर बोलती थी। जब लालू यादव जी नहीं बने थे, उन्होंने उनको बनवा दिया था मुख्यमंत्री, तो क्लियर बोलती जो हमारे पति बोलेंगे हम करेंगे, खुल के कहते थे। लालू यादव से पूछे क्या है तालाब, तालाब में मछली, कहता हाँ ताजी ताजी मछली हम पकड़ेंगे खाएंगे, वो खुल के बोलते थे। तो बिहार के अंदर आप देखिएगा कि अगर आप बोलेंगे कि गुंडा राज और राम राज, सर ये सब कहने की बातें, जो 10,000 रुपए बटे है ना, आप और हम बांटेंगे, विपक्ष बांटेगा, अपनी जेब से बांटना पड़ेगा। सबके कांग्रेस के तो इन्होंने अकाउंट फ्रीज करा दिए थे, वो कहां से बांट लेंगे। और जो सत्ता में पार्टी है वो कुछ नहीं करेगी, उसको तो सरकारी खाते से जाएगा, प्लस लेने वाले को यह भी पता है कि सरकारी खाते से आए और आगे भी आएगा। और रही बात किस पे कितना कर्ज चढ़ रहा है, कितनी जीडीपी है, सर कौन बातें पूछ रहा है? ये तो हम और आप बात करते रहते हैं मीडिया वाले बैठ के, बेमतलब की इनको, जनता को किन बातों से क्या मतलब है, आप मुझे बताइएगा। मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ सर, अब बड़े बड़े जजेस से जाके मिल लीजिएगा, उनको बोलना कि सर जीडीपी कितनी है, सर हमारे देश पे कर्जा कितना है, सर हमारी एजुकेशन पे कितना क्या हो रहा है, वो सब संपन्न है, उनको क्या मतलब है। और रही बात यहाँ पे रोजगार और बेरोजगारी की, तो आप देखिएगा कि जो एक महिला है, चाहे वो 18 साल की लड़की है वोटर, चाहे वो 80 साल की है, घर में बैठ उसको पैसा मिला। वो रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो रोजगार की बात आएगी 28 साल से लेकर 30 साल तक, सॉरी 18 साल से लेकर 30 साल तक की, बस उसके बाद तो रोजगार का इशू ही खत्म हो जाता। कोई ना कोई चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो बेशक से यूथ जमा हो रहा था सब जगह। आप देखिएगा कि वहां के उनके डिप्टी सीएम
सिन्हा, उनके यहाँ तो जो है बॉडीगार्ड गन लेके खड़ा हुआ है, उसके गोबर मारा गया, उसके जनता ने घुसने नहीं दिया, और वो बॉडीगार्ड को गाली दे रहे थे सीएम और डिप्टी सीएम कि तुम्हारे को गोली नहीं चलाई जाती, और वो अपना वो जो भी थी उनकी मशीन का टाइम AK-47 तो कुछ और थी, वो नीचे करके खड़े रही, सुनते रहे गाली, उन्होंने थोड़े पब्लिक पे चलाना है, और वो कहते हैं कि तुम गोली नहीं चला सकते हो। कितनी नाराजगी थी जनता के अंदर, भैया निचले लेवल पे है। लेकिन सर आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो घर के अंदर सब जगह महिला है सर, और महिला को 10,000 रुपए मिले, और वो आगे भी मिलेंगे, अब आगे कितने मिलते हैं नहीं मिलते वो अलग बात है, लेकिन 10,000 रुपए मिले है ना सर, उसने रामबाण का काम करा है। और रही कि यहाँ पे वो पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए सर, हिंदुस्तान की राजनीति में सर कोई चंडीगढ़ गोवा नहीं है जहाँ पे लोग पढ़ा लिखा खोजते हैं। जी संजय जी, महेश जी, विनीता इनके बात का जवाब दे देने दीजिए 1 मिनट में। महेश जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुफ्तखोरी चलते रहे, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात जो आपने कहा, मेरी बात सुन, पूरा हो लेने दीजिए। दूसरी बात ये हुई कि अगर इस सवाल को हम लोग खड़ा ना करें, जनता को जागरूक ना करें, हमारी जिम्मेवारी क्या नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि हम कितने के कर्जदार हैं और इस मुफ्तखोरी का बहिष्कार करें। ये वही भारत है जहाँ की महिलाएं दान गहना दी हैं, ये वही भारत है महेश जी जहाँ की विदेशी कपड़ों को जलाया गया है, जला करके वापस किया गया है, स्वदेशी की बात की गई है। तो ऐसा कहना कि ये मुफ्त आ रहा है तो हम लोग उसको बढ़ावा दें, हम लोग उसको कहें, हम पत्रकार उस बात को न उठाएं, ये हमें उचित नहीं दिखलाई दे रहा है। ये सच है कि भ्रष्टाचार है, ये सच है कि प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखलानी चाहिए, ये सच है कि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की डिग्री है, वो LLB है महेश जी। और इसके अलावा जो आपने कहा कि बिहार में ही क्राइम है और बिहार के लोग ही जेल से जीतते हैं, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, किसका नाम बताइए। उंगली पर मैं नाम गिना दूंगा गुंडों की, जो कि रेपिस्ट भी हैं और भ्रष्टाचार में भी फंसे हुए हैं। तो ये पूरे देश के हालात ऐसे हैं, बिहार को इस तरह से चिन्हित करना कहीं से उचित नहीं दिखलाई दे रहा है। 20 साल का शासन, लालू राबड़ी का शासन में डिस्टर्बेंस जरूर हुआ है, लेकिन बाकी का शासन भी तो देखना है। सच्चिदानंद सिन्हा वहां से निकले हैं, जयप्रकाश नारायण निकले हैं, राजेंद्र बाबू निकले हैं, गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण निकले हुए हैं। आज भी जितने IAS और IPS बिहार के होते हैं, कहीं के नहीं होते हैं। ये हमारे यहाँ से आज का पलायन नहीं है महेश जी, पलायन जब अंग्रेजों का शासन काल था उस वक्त से। भिखारी ठाकुर का नाम सुना होगा, वो बाल बनाने के लिए कलकत्ता चले गए थे। आज भी जाकर के देखेंगे, आसाम नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में सबसे ज्यादा आरा, बलिया, छपरा, मोतिहारी के लोग मिलते हैं। पलायन हुआ है, होता है। उसी पलायन को रोकने की बात पीके कर रहे थे, उसी पलायन को रोकने की बात होनी चाहिए कि भाई इस पलायन को कैसे रोका जाए। डबल इंजन की सरकार में फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए थी। सारी फैक्ट्री क्या गुजरात के लिए है कि गुजरात नंबर 1 बन जाए? मैं सहमत नहीं हूं। और जगह भी फैक्ट्री खुलनी चाहिए, रोजगार क्रिएट होना चाहिए और अपने प्रदेश में, अपने देश में काम करना चाहिए। और मुफ्तखोरी का मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि इसका विरोध सबको करना चाहिए, खास करके पत्रकार। बताएगा नहीं तो जानेगा क्या? हमारी जिम्मेवारी क्या है? जनता को हर चीज को परोस देना, वो समझे, वो जाने। मेरे एक मित्र हैं रत्नेश कुमार, अभी गुवाहाटी में है, उन्होंने एक दिन लिख करके भेजा था महेश जी कि पत्रकारों का प्रतीक कुत्ता और साहित्यकारों का प्रतीक हंस। हमने पूछा पत्रकार को क्यों बताया? बोले कि हम कर क्या सकते हैं, हम वॉचडॉग हैं, हम भूख दिए, बाकी काम मालिक का है, मालिक कैसे पकड़ेगा। तो हमारा काम होता है ये बता देना कि भाई यहाँ बेईमानी हो रहा है, यहाँ चोरी हो रहा है। नकेल कसने के लिए हमारे पास कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। हम जिम्मेवार नहीं है, हमारा काम होता है बता देना। हमने बता दिया कि हाँ भाई 4 लाख कुछ रुपया हमारे कर्जे हैं और इस कर्जे में से अगर मुनाफा, मुफ्त की आइटम अगर किसी को दिया जा रहा है तो स्थितियां सामान्य नहीं होगी। आने वाले कल में हमको, हमारे देश को नुकसान होगा। सीधी बात यह है महेश जी, और इस पर कोई तर्क नहीं। जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत हो रहा है। जिन जिन चीजों की बात आपने की, वो सारे गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन किताब और जुबान और सिद्धांत अंतर है, लेकिन इतना भी अंतर नहीं होना चाहिए। क्या आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले ऐसा होता था क्या? आजादी के बाद हमारे पास था क्या? हमारे पास तो कुछ नहीं था। लेकिन जिस ढंग से चीजों को समेटा गया, बढ़ाया गया और बताया गया, वो था 80 करोड़ लोगों को भोजन क्यों दिया जाएगा भाई मुफ्त में? क्यों दिया जाएगा?
इस सब पर सवाल उठने चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि मुफ्तखोरी हम नहीं लेंगे। मुफ्तखोरी है क्या? भीख है, भीख क्यों लेंगे? प्रभु ने तो हाथ दिया है, पांव दिया, हम काम करेंगे। संजय जी, मैं बहुत बोलना चाहूंगा कि हम और आप जो बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, फिलहाल जो अगर बात हम देखते हैं वोटरों की, तो वोटर को 10,000 जो है बहुत लाभकारी मिले। ये किस आप बोले कि कोई वोटर नहीं लेगा जाके, कोई महिला नहीं लेगी, ये गलत बात है। सबने लिए हैं, सबने उनका लाभ लिया है बकायदा, और उसको देखेंगे। रही बात, आप अभी कह रहे थे कि मैं बिहार को चिन्हित कर रहा हूं, मैंने ये बोला कि बिहार और यूपी, क्योंकि इस टाइम जो चुनाव का माहौल है बिहार का है, हम कर्नाटका की, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। तो जब आप देखेंगे कि बिहार के अंदर, बिहार से मतलब क्योंकि इस टाइम चुनाव है बिहार का, तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपराधी हैं, जीत रहे हैं ना, जनता को भी पता है ना सर, जनता अपना फायदा देखती है। ये अगर जनता इतनी ही शरीफ हो तो पढ़ना ले, लिखना ले, कितने माँ बाप के लोग सेवा करते हैं, आप खुद देखिएगा। इवन अगर हम देखें कि पत्रकार एक ने बोला कि वॉच डॉग, सर कितने लोग हैं, अगर हम यूट्यूब को अलग कर दे तो जो 99% गोदी मीडिया है, और सर मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। घर घर के अंदर पहुंच मीडिया की, रात दिन आप किसी एक चीज को दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, विपक्ष को कुछ नहीं दिखा रहे हैं, तो सर उसमें क्या मीडिया का जो रोल है जनता पे नहीं आता? सर 200% आता है। 10%, 20%, 25%, 30% तक वोटर का जो रुझान है वो मीडिया जो है इधर से उधर कर देता है। सर अगर मीडिया का रोल नहीं हो तो राजनीतिक पार्टियां जो है पत्रकारों के पीछे पीछे क्यों घूमेंगी, क्यों चैनलों के पीछे पीछे घूमेंगी, क्यों उनको इतने मोटे मोटे घूस देंगी? कहाँ जो उनके एंकर थे जो तनख्वाह लेते थे 18,000 की, 20,000 की, 50,000 की, करोड़ों की प्रॉपर्टियां उनकी हो गई है, वो कहां से हो गई? सर मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, मानिए बात को। ठीक है महेश जी, एक चर्चा के साथ चंदन, मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए चंदन जी को बोल लेना दीजिए, विनीता चंदन जी। इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं जब शाम में मतलब घूम रहा था चौक पे, ठीक यही बात हो रही थी। एक दुकान थी, वहां पे जो दुकान वाले थे, मतलब मैं बता ही देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। हमने बाद में पूछा बातचीत में, आप किसके समर्थक हैं, तो वो यही बात लोगों को समझा रहे थे कि 10,000 जो मिला है महिलाओं को, महिलाओं ने वोट जो है जम के, ये पहले फेज के बाद की बात है। पहला फेज का जब वोटिंग हो गया था तो उसके बाद वो जो महाशय थे वो यही बता रहे थे, इसी थ्योरी को आगे बढ़ा रहे थे कि महिलाओं ने जम के वोटिंग कर दिया। मैंने कहा कि तो फिर आपकी धर्मपत्नी ने भी वोट कर दिया होगा और आपको पता नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को तो पता था। तो मैंने कहा कि जब आपको अपने घर के बारे में पता, दूसरे घर के बारे में कैसे पता चल गया कि उनकी धर्मपत्नी ने जो उनसे बिना पूछे वोट दे दिया? देखिए, ये पूछने की बात नहीं है, ये तो आपसी राय मशवरे की बात है ना, कि हम अपने घर में, हाँ भाई चलो किसको वोट देने जाना है, वो दे दे, अलग बात है। लेकिन इस तरह का नैरेटिव सेट करना कि महिलाएं जो है तो घर, यानी कि आप घर में देखो एक तरह से लड़ाई भी लगा रहे हो। मतलब पति जो है पत्नियों को, ठीक है, चलिए, तो घर घर की कहानी है। इन जनरल क्या होगा चंदन, एक बड़ा सवाल यहाँ ये है कि, एक मिनट सुनिए, आरजेडी का, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा बिहार बहुत जागरूक प्रदेश है, यहाँ के वोटर सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं इन सब तो इसमें नहीं आने वाले 10,000 में। सारा खेल जो था वो SIR का था, ठीक है। SIR आप आपको लग रहा है, देखिए अभी आरजेडी का परसेंटेज बता दूं, 12 बजे तक का 23% है, जबकि बीजेपी जिसकी सीटें ज्यादा बड़ी दिख रही है उसका परसेंटेज निकल के आ रहा है 21.32%, 32%। तो यानी कि जो यूपी में हुआ था वो बिहार में दिख रहा है कि आरजेडी भले ही सीटों में कम दिख रही है लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो ऐसे वोट परसेंटेज का ये लोग क्या करेंगे जब सीटें नहीं बढ़ पाएंगी? तो चंदन जी, नहीं, तो हर बार यही होता है, जब हम पीछे जाते हैं तो हम बताते हैं कि हम वोट परसेंटेज में आगे रहे। आप तक के चुनाव के सारे जब भी डिबेट विश्लेषण हुआ उसमें यही कहते हैं कि देखिए जी हम तो वोट परसेंटेज में आगे रहे। लेकिन बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये आप गोदी मीडिया कहते हैं, SIR कहते हैं, SIR का खुला आपने एग्जाम्पल दिल्ली के चुनाव में देखा। दिल्ली के चुनाव में सबको पता था कि SIR में क्या हुआ, वोटर लिस्ट में क्या। तो ठीक है, अच्छा, वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी बीच में, वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी चुनाव आयोग की आज सुबह। और इसके अलावा दूसरा सवाल है, पहले वेबसाइट पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ चंदन, फिर उसके बाद में मृगांक जी से सवाल है मेरा, MY समीकरण का क्या हुआ उसको लेकर। जी चंदन जी बताइए। नहीं, क्या सवाल क्या? वेबसाइट क्रैश हो गई थी चुनाव आयोग की, आपको याद होगा हरियाणा चुनाव में क्या हुआ था, 11 से 1 बजे तक 2 घंटे तक वेबसाइट में काम नहीं किया था। उससे पहले वेबसाइट क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए, ये पहली बार नहीं हुआ। और जब आप खुलकर चुनाव आयोग के खिलाफ आप मैदान में उतरे थे, आपने यात्रा निकाली थी। SIR तो बेसिकली
चुनाव आयोग के ही कार्यकलापों के को मुद्दा बनाते हुए था ना कि चुनाव आयोग जो पक्षपात कर रहा है, वोटर लिस्ट में नाम हटा दिए गए। तो आप जब इतना कुछ कर रहे थे तो आप उसको अंजाम तक क्यों नहीं ले गए? वहां पर फिर एक सेगमेंट ने, मीडिया के सेगमेंट ने एक नैरेटिव सेट किया कि असली मुद्दे से आप लोग हट रहे हैं, आप बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी को छोड़ के आप वोटर लिस्ट पे जा रहे हैं। तुरंत इन लोगों ने SIR को जहां था वहीं छोड़ दिया। भाई 65 लाख वोट काटे गए, अगर मान लीजिए तो ऑन रिकॉर्ड, ये कोई एक आदमी नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव लगा, तो 65 लाख और जो उसके बाद वोट जोड़े गए, ये अभी तक हमको नहीं लगता है कहीं पर आधिकारिक ढंग से किसी को, मतलब पब्लिक डोमेन में जानकारी कितने लोग जोड़े गए। 65 लाख वोट अगर काटे गए तो किसके काटे गए होंगे ये तो समझना। और ये काटे कैसे गए? अगर जिनको पता था कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, जो भी, अगर मान लीजिए विपक्ष को, विपक्ष कर क्या रहा था, विपक्ष की यात्रा निकलने से तो वोटर लिस्ट सही होती नहीं। ठीक, ये बहुत बड़ा फ्लॉ था। मृगांक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे साथ साथ ये भी है कि MY समीकरण का क्या हुआ मृगांक जी? दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर को लेके तो किसी ने भी, मुझे याद नहीं आ रहा ये कहा वो जीतेंगी और वो बढ़त बना रही है। मैं दोनों सवालों का जवाब आपको आंकड़े जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पे रख के ही दे देता हूं और आप भी चेक कर लीजिएगा उसे। जी, आरजेडी का वोट, अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे 23.09 है। मुझे लगता है ये बीजेपी और जो है जेडीयू से सबसे ज्यादा है, लेकिन उनका कन्वर्जन रेट नहीं है, आप ये देखिएगा। और अगर इन सबको जोड़ेंगे, इसका जोड़ लेंगे आप, महागठबंधन में जितनी भी पार्टी उनको अगर जोड़ेंगे तो वो लगभग जो है 40% के आसपास, मतलब 39 पॉइंट समथिंग बोला, और जो एनडीए की पार्टियों को जोड़ेंगे वो 44% के आसपास दिखाई दे रहा है, जो वोट शेयर प्रेडिक्ट किया गया था। तो मुझे यहां साफ तौर पर दिखाया, इस पर भी थोड़ा मुझे लगता है कि MY समीकरण में ये देखना होगा कि जैसे करीमगंज का इलाका है जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हुई थी, जो सीमांत के रीजन है, उन रीजनों के अंदर वहां पर बीजेपी की कुछ सीटें आ रही है, जेडीयू की स्वीटिंग सिंह जो है बड़े लंबे अंतराल से जीत रही हैं। AMIM का कहा जा रहा था कि AMIM का ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इलेक्शन वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो उसमें लगभग 4 सीटें वो अभी तक जीतती हुई नजर आ रही है और कंफर्टेबल मार्जिन में जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो AMIM का असर नहीं कहा जा रहा था कि नहीं दिखाई दे रहा, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या उस रीजन में, जो मेरा अपना मानना है, क्योंकि सीमांत रीजन में मुसलमानों की बहुतायत अच्छी तादाद है, उस रीजन में देखना होगा कि क्या महिलाओं जो वोट है वो भी क्या नीतीश कुमार या बीजेपी को शिफ्ट हो गया है, या वो बीजेपी को वोट डाले आएंगे। पहली चीज तो ये देखनी होगी। दूसरी चीज ये भी देखनी होगी जो EBC वोटर है, क्योंकि देखिए EBC वोटर जो है ना वो हर जाति में मिलेगा, मुसलमानों में भी वो मिलेगा, वो आपको यादवों में भी मिलेगा। क्या वो महिला EBC वोटर की, हालांकि ये कहा जाता है कि EBC वोटर जो है इसके साथ गया है महागठबंधन के साथ, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा वो ऐसा। लेकिन अगर इसकी तहकीकात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से यादवों का, महिलाओं की जो वोट पड़ा है, जो 10,000 रुपए की फ्रीबीज मिली है, वो वोट भी कहीं, क्योंकि जिस तरह का प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो वोट भी शायद शिफ्ट हो गया है। भाई मैं ये बात तो मान सकता हूं कि दलित और महादलित का वोट में जो EBC वोटर्स से वोट डाले आए हैं उनके अंदर, लेकिन यहाँ पे मुसलमानों का वोट भी, महिलाओं का वोट चला गया, यादवों की महिलाओं का भी वोट चला गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सेंधमारी की बात हो रही थी कि वो सेंधमारी अपर कास्ट में होगी, वो मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू इस मामले में सफल रहे कि उन्होंने इनके वोट में ज्यादा सेंधमारी कर दी। तो वो ही शायद मुझे रिफ्लेक्शन उस चीज का दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए थे मैंने उनको बारीकी से देखा था, तो कहीं ना कहीं उनमें जो बड़े शुरुआत में पहले दिन ही आए थे उसमें +12 पॉइंट्स का डिफरेंस था। तो उसमें दिखाई दे रहा था कि अगर 6 से ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से सुनामी आएगी, तो वो सुनामी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब 6 से ज्यादा है। तो जो लोग हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उस रेंज में आ ही नहीं रहा, ±3% के एरर में आ ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं MY समीकरण, जो आपका सवाल है, MY समीकरण में स्पेशली महिलाओं का जो वोट है, यादवों में भी और मुसलमानों में भी और EBC में, वो कहीं ना कहीं छिटक के उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो जेडीयू के ऊपर और बीजेपी के ऊपर दिखाया है। शायद वो बदलाव नहीं चाह रही थी, और मैंने जैसे कहा आपको कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नीतीश हमेशा से काम करते रहे हैं। जो 20 साल पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अब उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने का समय आ गया था, और वो फिक्स डिपॉजिट जो है ना वो टूटती हुई दिखाई भी दे रही है। तो साफ तौर पर महिलाओं का एक तरफा वोट गया है, वो शायद 3% नहीं होगा, 3% की मार्जिन नहीं होगा, वो कम से कम 6 से 7% की मार्जिन मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट दिखाई दे रहा उससे साफ यही नजर आता है। जी
संजय जी, आप देखिए मृगांक जी ने जो विनीता, कहा है जी, जहां तक एमओआई समीकरण की बात कर रही हैं तो ये सही बात है कि आखिर वोट गए किधर, क्योंकि 14% ज्यादा होते हैं, लगभग 17-18% मुसलमान होते हैं। तो ऐसी संभावना थी कि भाई ये वोट तो एक मुश्त गिरेगा और इन्हीं के तरफ गिरेगा, गिरते भी रहा है। लेकिन अभी हाल का जो एनडीए ने जो सवाल उठाया पढ़ाई लिखाई को लेकर के, 7वीं पास 8वीं पास, उसके बाद उन लोगों ने जो उठाया सुरक्षा की बात, इन सब चीजों के बीच में प्रशांत किशोर ने जो मुसलमानों के लिए बयानबाजी की, तो कुछ वोट उधर भी शिफ्ट किए हैं। जदयू को भी वोट, बढ़िया वोट, मुस्लिम वोट मिलता है, शुरू से मिलते आया है, वो वोट भी उधर कुछ शिफ्ट किए हैं इस बार। पिछली बार ऐसी स्थिति नहीं थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के घर में जो अंतर कलह था, दोनों बेटा दो जगह बटे हुए थे, उसका भी असर दिखलाई दिया है। उन्होंने भी जहां जहां सीट पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे, तो वो दो भाग में कुछ यादव वोट बटे हैं, कुछ मुसलमान वोट बटे हैं, जो उनको भी बटे हैं। एक ये भी कारण हो सकता है जो महागठबंधन को ठेस पहुंचा है और जो चोट लगी हुई है। इसके अलावा सबसे अहम बात रही कि किसी को डिप्टी सीएम और किसी को सीएम। आप देखेंगे विनीता कि जिस दिन दिग्विजय सिंह आकर के घोषणा किए कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे और ये डिप्टी सीएम रहेंगे, उसके बाद से ही भीड़ जो है या फिर लोगों के विचार जो हैं बदलते नजर आए और भीड़ छटते नजर आई। छटने का कारण वही हुआ कि आज जो दुर्गति दिखलाई दे रही है वो सबके सामने है। विनीता, इसमें एक बड़ा सवाल ये है, मैं इस बारे में चंदन आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव के बारे में जो जिक्र कर रहे थे कि 11 बजे वो निकल रहे हैं रैली के लिए और ये सब चीजें हैं, ऐसे में एक ना बहुत बड़ा लैक, एक बहुत कमी दिखाई दी है तेजस्वी की पार्टी में, आरजेडी में। कई तरह के विवाद शुरू हो गए थे। संजय जी, आप भी मतलब इस बात पे आपकी भी बात मैं चाहूंगी जवाब कि कैसे लालू जी का काडर जो था वो अलग थलग होने लगा, एक नई युवा सिस्टम जो है चेंज ओवर की तरह इस पार्टी के अंदर दिखाई देने लगा कि जो उनका पुराना काडर था उनका फोटो छोटा हो जाना या पोस्टर से गायब हो जाना या तेजस्वी का पोस्टर बड़ा हो जाना। ये क्योंकि राजनीति जो है वो इमोशनल गेम होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अलग चीज है, इमोशनल गेम भी इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। और ये चीज क्या यहाँ पे मैटर करती है। दूसरा, तेजस्वी की पार्टी में खुद उनके निर्णय जो कि ज्यादातर संजय यादव द्वारा लिए गए, जो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, इनका जिक्र भी बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें जेडीयू की तो नीतीश से ज्यादा फैसले वहां पर दो लोग हैं जिनकी चर्चा थी। नंबर 1 वहां पर ललन सिंह और संजय झा इस पर काम करे। संजय झा मेनली जो कि अमित शाह के साथ में जिनके संबंध भी अच्छे हैं और बीजेपी के भी वो पुराने हैं। और फिर दूसरी बात, ललन सिंह जो कि खुद आरजेडी के साथ एक बार अपनी बिसात बिछाने की कोशिश करे थे, जिसपे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वापस ले लिया गया था नीतीश कुमार द्वारा। अब बात यह है कि इन पार्टियों के अंदर भी एक अलग तरह के अंतर्द्वंद चलते रहे हैं। तेजस्वी की भी पार्टी का। अच्छा, फिर एक और बड़ी चीज थी कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में भी ऐसा हो गया था एक बार सिचुएशन कि भाई वो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करे, ये एक प्रेशर बना दिया गया। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी टारगेट करके पूरा चलना। उसी बात पे फिर बाद में नीतीश कुमार के नाम को लेके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई और बताया गया। पॉइंट ये है कि ये तमाम तरह के पॉइंट्स हैं, ये एस्पेक्ट्स हैं जिन पर गौर नहीं किया गया है। हमने कई बातें चर्चा की है, महेश जी ने भी बताया, आपने बताया, मृगांक जी ने बताया, चंदन भी बता रहे कि किस तरह से पैसा और ये सब चीजें रही हैं, लेकिन ये एक इंटरनल चीज चलती रही जिसका इम्पैक्ट हुआ। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, इसमें तो साफ साफ मैं कहूंगा कि ये बीजेपी या एनडीए की जीत नहीं, ये महागठबंधन की आ रही है, खुद हारे हैं ये। हाँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ग्राउंड पे, ये इनकी आप समझिए कि पूरी स्ट्रेटजी का इनमें अभाव था। जो आप कहते हैं आरजेडी के नाम पे जो एक मुस्लिम यादव बार बार आप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मुस्लिम यादव, मुस्लिम तो देखिए जो एंटी मोदी, उनको लगता है कि मोदी को जो हरा सकता है वो उनको वोट दे देते हैं। यादव आज हर जगह है, बीजेपी में भी अच्छी खासी संख्या में लोग उनको वोट भी देते हैं। तो वो अब वो यादव है, एक लालू जी के साथ उस समय उनका जुड़ाव रहा है पहले का। आज की तारीख में आरजेडी से मतलब अगर आप यादवों को जोड़ते हैं तो वो यादव जो पहले के यादव हैं
एक जुड़ाव उनका कनेक्शन है। लेकिन उसके लिए जो आपने भी संजय यादव जी का नाम लिया, उसको लेकर भी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे अभी तो वो शुरू हो गया है, बयानबाजी शुरू हो गया है। लोग जो पहले भी नाराज थे, वो बीच में आपने तेज प्रताप जी को देखा हुआ, जयचंद के बारे में, जयचंद, तो उसको लेकर भी अब जब से कि रुझान आ गए हैं, तेज प्रताप को भी अपना रसगुल्ला तो नहीं मिला, रायता और खिला दिया, सब चीजें हो गई इन लोगों के साथ। ये खुद आपस में इनकी जो इनका कोऑर्डिनेशन का अभाव था, उसके कारण वो हारे हैं। अब आप देखिए अंतिम तक तो इनके सीट का ऐलान नहीं हुआ कि कौन सी सीट पे कौन पार्टी लड़ रही है। एनडीए ने जबकि अपने तमाम की हम इतनी सीटों पर, इतनी ये पार्टी जेडीयू लड़ रही, इतनी पार्टी पे बीजेपी लड़ रही, इतने पे हम लड़ रहे, सब कुछ क्लियर था। अंत तक महागठबंधन ने अपने सीटों का ऐलान नहीं किया। कई ऐसी सीट थी जहां पर महागठबंधन के अलायंस पार्टनर्स खुद आपस में लड़ रहे थे। अब जैसे मैं जहां बैठा हूं भागलपुर में, भागलपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा सीटों में 2 विधानसभा में आरजेडी और कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में थी। तो आप बताएं ऐसी लड़ाई का फायदा किसको होगा? तो इन सब चीजों को, और ये अगर जो कहते हैं ना कि पार्टी जब थी लालू यादव की, अब पार्टी जो A to Z और जो भी है तेजस्वी जी की, तो ये सब अंतर है जहां पर कि आपने इस चीज को एड्रेस नहीं किया। ये सिर्फ मैं भागलपुर की बात बता रहा हूँ, ऐसे कई कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे कि इस तरह की फाइट हुई। और सबसे बड़ी बात है जो एक पार्टी में कहते हैं ना कि आप एक, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ था, आप उसको वहां से जोड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हुआ था कि पार्टी में वर्चस्व किसका हो, उसकी जिस तरह से लड़ाई शुरू हुई, उसको लेकर जो जमे जमाए नेता थे, जो आरजेडी के जमे जमाए नेता थे, उनको एक तरह से साइड करने की कोशिश की गई। तो जाहिर तौर पर देखिए वो भी नाराज रहे होंगे। जिस तरह से बिल्कुल सही बात, उत्तर प्रदेश में शिव गोपाल ये जो है शिवपाल सिंह यादव जी हैं, जिस तरह से उनको पहले चाचा भतीजा अलग हो गए थे, तो उस समय आपने रिजल्ट देखा था क्या हुआ था। भाई शिवपाल सिंह यादव जी ने पार्टी को मजबूती दी थी, पार्टी को खड़ा किया था, अपने संगठनात्मक तौर पर मुलायम जी का नेतृत्व था। उसी तरह यहाँ पर लालू जी ने जिस तरह से पार्टी खड़ी करी थी, तो लालू जी के साथ जो लोग थे, जो उनके साथ उस समय उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था, तो धीरे धीरे अब इस कोशिश में आप देखिए इवन परिवार के चुनाव के बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रोहिणी जी के बारे में ट्वीट, एक वो सही था गलत था, लेकिन वो तो सब कुछ खुल के सामने आया। रोहिणी जी ने खुद ट्वीट किया कि मैं, मेरे लिए कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने भाई के लिए ये कर रही हूँ। तो रोहिणी जी तक ने इस तरह से ट्वीट किया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये चल रहा था, एक अंदर में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जिसका खामियाजा मुझे लगता है कि यहाँ पर इस रूप में भुगतने को मिला है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई ये 10,000 या फिर ये सब कुछ नहीं, क्योंकि बिहार का वोटर बहुत जागरूक है। जी महेश सर कुछ कह रहे थे। जी सर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, बहुत ज्यादा इन चीजों को नहीं समझता हूँ, आप लोग माहिर हैं। तो सर मैं जानना जिक्र रहता है कि आप ये देखिए कि जो पहले दौर का चुनाव हुआ था, मैं एक दर्शक की तरह से पूछ रहा हूँ, जो पहले दौर का चरण का चुनाव हुआ था तब तक जो है इन्होंने एनडीए ने नहीं बताया कि मैं मुख्यमंत्री हम किसको बना रहे हैं। फिर एकदम से दिखाया था कि नीतीश जी सवेरे अपनी गाड़ी से निकले, टीवी चैनलों में दिखाया गया जो दूसरे दौर का था, और उन्होंने फिर भागदौड़ शुरू की, तो फिर आ गया कि नहीं अब जो है टाइगर फिर से मैदान में आ गया है, और जो है मुख्यमंत्री का उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं ही बनूंगा। अगर सर मैं अब एक आम आदमी का सवाल ये है कि एनडीए 196 पे, महागठबंधन 41 पे, इस एनडीए के अंदर जो है नीतीश कुमार शामिल हैं। अगर भाजपा चाहे नीतीश कुमार जी के सीटें ज्यादा आए चाहे भाजपा से कम आए, लेकिन अगर वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते और हमारे जो गुजराती नेता हैं वो किसी और को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, लाते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में जो लालू यादव जी हैं या आपके नीतीश कुमार जी क्या एक हो सकते हैं कि वो नीतीश जी को आगे कर दे? क्योंकि इसमें वो तो रहा नहीं। सर प्लीज लास्ट लाइन, कि जो ये तेजस्वी हैं वो बहुत बड़े नेता हैं, ये तो बात रही नहीं, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, ये तो बात रही नहीं। अब वो जो है सेकेंडरी, तो प्राइमरी एविडेंस, एक होता है सेकेंडरी एविडेंस, अब वो सेकेंडरी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ये भी चाहेंगे कि भाजपा ना आए और हम नीतीश कुमार जी को साथ दे दे, तो क्या ऐसे भी कोई समीकरण बन सकता है क्या? कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो अभी जो बिहार में ये है, वो अब महागठबंधन के जो नेता हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जो
चैनलों पर आके, हालांकि आपने गोदी मीडिया का भी जिक्र किया, तो उस पर भी मेरा पॉइंट है, गोदी मीडिया, आपने कहा गोदी मीडिया का बायकॉट किया, लेकिन आपके स्पोक्स पर्सन वहां पे जाते हैं, वहां पे अपनी बात रखते हैं, अपना जो शो करा के आते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि 1 बजे तक शायद जो है महागठबंधन फिर से लीड कर जाए, ठीक है, जो वो ट्वीट करे वो कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो अभी 1 बज चुका है, लीड नहीं कर रहा है, 1 बज चुका है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बीजेपी 90 आ चुकी है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो वो लोग, तो जो उसी पे आ रहा हूँ, जो महेश जी ने पूछा है उस पे आ रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अब 1 बजे तक हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि अभी शहरी क्षेत्रों का है, हालांकि ऐसा लगता नहीं होगा। इसी तरह अब की स्थिति में महागठबंधन के पास एक यही उम्मीद है कि नीतीश जी कुछ कर रहे हैं। तो इस बात की भी चर्चा है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कहीं चाचा जो है, क्योंकि उस तरह चाचा के साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ था जैसा उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया था बहुत ये तक कि वो रहेंगे। तो ये था कि सारी कोशिश थी कि नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा सीट जीते, कम से कम जो पिछला आंकड़ा उनका 45 का था उससे अगर जी संजय जी, चंदन जो है उनका फ्रीज हो गया फिर। जी विनीता, हमें एक दूसरे चैनल पर भी जाना है, ये आखिरी सवाल का जवाब अपना ले लीजिए और फिर ये करेंगे जी। तो वही कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आरजेडी के पास कितनी सीट है और जेडीयू के पास कितनी सीट है, ये दोनों मिलके अगर उस हालत में हो, ये तभी हो सकता है। अभी हालात लग नहीं रहे हैं, अभी हालात बड़े बुरे लग रहे हैं। आरजेडी सिर्फ हार नहीं रही है, औंधे मुंह गिरती हुई दिखाई दे रही है, ये हाल है। जी संजय जी। देखिए विनीता, अभी महेश भाई जो सवाल खड़ा किए थे, चंदन जी जवाब दे रहे थे गोदी मीडिया की बात। तो गोदी मीडिया जो मालिक कहता है वो करता है। आज के दिन में सिस्टम बन गया है, सिस्टम की बात नहीं उठाया उन्होंने महेश भाई ने। तो गोदी मीडिया वो सब कोई मतलब की बात नहीं हो गई। ये सच है कि दिन भर बस खाली एक ही बात रटते रहते हैं, चाहे जो एंकर हो। 26 चैनल एक आदमी का है, 11 चैनल एक आदमी का है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो भाई जो वो लोग चाहता है एंकर उस हिसाब से कर रही है, तो ये चीज है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो हम लोग काम कर रहे हैं या जो होना चाहिए, कई जगह जाकर के ये हम लोग बातों को हम लोग खड़ा करें, हम लोग स्टैंड करें। और अब ये जो सीन दिखलाई दे रहा है 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, किसी सूरत में बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। अब भगदड़ मचेगा या नहीं मचेगा वो तो बात की बात है। भगदड़ की स्थिति भी क्लियर नहीं हो पा रही है, इसलिए सीधे सीधे सवाल ये उठता है कि अब ये लोग सरकार बनाए और जो वादा किए हैं वो पूरा करें। 15 लाख की तरह नहीं, 2 करोड़ नौकरी की तरह नहीं। वादे पूरे हुए हैं संजय जी? नहीं, विशेष राज्य को दर्जा देने की बातें हुई थी तो इन लोगों ने पूरा नहीं किया। दिल्ली में भी पूरा नहीं हुआ। की बात तो मुझे याद है कि कैसे मैं इसका जिक्र कई बार डिबेट में कर चुकी हूँ। जब गठबंधन में वो शामिल हुए एनडीए के साथ नीतीश कुमार, तो दिल्ली आकर उन्होंने मोदी जी के सामने कहा था कि आप जो कहेंगे हम वो कर देंगे, आप हमारी एक बात बस पूरी कर दीजिएगा, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे दीजिएगा, जो नहीं हुआ पूरा। और अब तो उनकी सीटें भी कम हो रही हैं पहले से। अब देखिए विनीता, इनके लिए तो हम लोग यही कह सकते हैं, कसमें वादे प्यार वफा ये सब है बातें बातों का क्या। अभी तक की जो सीन दिखलाई दे रही है ये है। लेकिन चलिए, अब भाई जनता इनके काम से खुश है। मोतिहारी में चीनी मिल बंद हो गया, उसकी चीनी से चाय पीने वाले थे, अब लोग अपने घर से चीनी देकर के इनको चाय पिलाने का मादा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो चलिए, सबको धन्यवाद और अब अच्छी सरकार चलाए। वो लोग कड़ी मेहनत करें, बातों को रखें, आपस में जुतम पैजार करने से कोई फायदा नहीं होता है। इस चुनाव से ये तेजस्वी यंग है, उनको सीख लेने की जरूरत है और समझदारी से काम करने का है। विनीता, मैं फिर कहूंगा, अगर ये लोग मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए रहते तो ये दुर्गति नहीं होती। और ये जो वोट का परसेंटेज कहिए या वोट में जो सबसे ज्यादा विजयी हुए, ये दिखा दिया कि नीतीश ने बढ़िया काम किया। या नीतीश के समर्थन में चाहे जैसे भी लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जो जीता वो सिकंदर, तो ये सिकंदर आज के हैं। मैं सब साथियों से माफी के साथ फिर 3-4 बजे मिलूंगा। बड़ी बात यही है कि तेजस्वी को अभी सीखने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मृगांक जी मेरे ख्याल से कुछ चीजों को जुटाए हैं, उनकी कुछ नहीं, मैं केवल आंकड़े देख रहा था कि जो
सवाल पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल था कि MY समीकरण का क्या हुआ। तो मैं उस चीज पे काफी देर से देख रहा था। तो अभी जो मैं देख रहा हूं उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जेडीयू जो है वोट शेयर के मामले में महागठबंधन आरजेडी है वो जेडीयू और बीजेपी से आगे है, लगभग 3% करीब आगे है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जो जो वोट शेयर दिखाई दे रहा है, सबको जोड़ लूं मैं, तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि एलजेपी को जोड़ लिया जाए, बीजेपी को जोड़ लिया जाए और जो है जेडीयू को जोड़ लिया जाए और जो हम पार्टियों से जोड़ लिया जाए, तो उनका वोट तो 48% के आसपास करीब बन रहा है और इन लोगों का वोट जो है 37% के आसपास। मतलब मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 10% का जो मार्जिन है वोट शेयर में वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जैसे सीटें आरजेडी की कम हो रही हैं उस हिसाब से लगता है कि उसका वोट शेयर भी थोड़ा कम होगा। लेकिन अब अभी तक सारी सीटों के रुझान आ गए हैं और सब सीटों पे लगभग 8-8 9 राउंड हो गए। उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वोट शेयर जो है सबसे ज्यादा उसी का है, आरजेडी का, और उसके बाद जो है नीतीश का और उसके बाद बीजेपी का है। लेकिन कन्वर्जन उनका बहुत बेहतर है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है उनका कन्वर्जन बहुत है। लेकिन मुझे मतलब इंतजार करना जनता का चाहिए। रुझान तो इनकी तरफ है, लेकिन उसको अट्रैक्ट करके बूथ तक लाने का काम जो है, मैं वही कह रहा हूँ ना, बीजेपी से अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको बीजेपी बनना पड़ेगा और बनना उनके पड़ेगा। तंत्र, और उनके तंत्र केवल बीजेपी को सिर्फ बीजेपी हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि आप साफ तौर पे ऐसा नहीं है कि ये एक चुनाव हो गया या दो देखिए चुनाव हो एक गया। बात है, किसी की सिर्फ आलोचना ही नहीं की जाती है, उसकी जो सही बात है वो भी बोली जाती है। बिल्कुल जिस बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल के सही बात है साथ आप और हम सब जानते हैं, पत्रकार जो जुड़े हुए हैं इस वक्त, कि जिस विनीता। एनर्जी के साथ में अमित शाह और नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, उस पर काम करते हैं, उस एनर्जी तक जिस दिन अपोजिशन पहुंचेगा उस वक्त वाकई में वो जीत हासिल करेगा। ये बात मैंने आपको शुरू में भी कही थी। राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, 1 महीने तक गायब हो गए। और तेजस्वी 11 बजे के बाद अपना खाना पीना करके जो है 11 बजे के बाद निकलते हैं। नीतीश के जो मंत्री आप उनके 11 मंत्री आप बजे बीजेपी के 11 बजे, और जो बीजेपी के मंत्री देखते हैं ना, एक पैर उनका जो है बिहार में था, एक पैर दिल्ली में था। पता लगा अभी यहाँ रैली कर रहे हैं, थोड़ी देर में उन्हें अमित शाह के बाद दिल्ली पहुंचना है, वहां जाके टिप्स लेनी है और ये करना है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना सीरियस हो गए चुनाव लड़ रहे हैं। कई जो पत्रकार मुझसे कह रहे थे, जो मेरे से कहा कि आरजेडी ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, कहीं कैंपेन ही नहीं दिखाई दे रहा उसका, तो वो बात मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उन लोगों ने पहले बात बहन ली। ये बात जो आपने कही है, ये एक बार महेश जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी इस बारे में, आपको याद हो शायद। तो सीनियर जर्नलिस्ट है मुकेश कौशिक जी, दैनिक भास्कर में, वो गए थे वहां पर राहुल गांधी की रैली कवर करने, और मैंने उनसे पूछा क्या हाल है वहां पर। तो उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी आया है तब तेजस्वी की पार्टी को, आरजेडी को, यह ख्याल आया कि होर्डिंग्स भी लगाने हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो सीरियसनेस से बीजेपी चुनाव लड़ती है ना, मुझे लगता है इन लोगों को सीखना चाहिए अभी उससे। सीखना दो चार पड़ेगा, बीजेपी वालों को तोड़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। भाई आप चुनाव लड़ते कैसे, आपका आरएसएस ग्राउंड लेवल पे काम कैसे करता है, आप हमें सिखाइए। क्या हमारा संगठन इस लेवल का है? वो गांव तक में फैले हुए हैं, वो हर एरिया में फैले हुए हैं और हर जगह से आपको मार मारते हैं, फिर भी आप नहीं सीख पा रहे संगठन। हालांकि राहुल गांधी ने 360 डिग्री है ना, बिल्कुल 360 डिग्री है उनका, बिल्कुल 360। दंड भेद सब चीज इस्तेमाल, किसका वोट बनाना है, किसका कटवाना है, उनके 5 साल लोग यही काम करते हैं। मैं कह तो रहा हूं, एसआईआर का जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसके फॉर्म आपके पास भी आया है, जीतने की बात खत्म नहीं हो जाती उनकी बात। नहीं, वो लगे रहते हैं। वो अगले 2 साल तक की तैयारी देखिए, उन्होंने अभी से शुरू कर दी कि एसआईआर में किसका नाम जोड़ना है, किसका रखना है, किसका काटना है। आज बिहार खत्म हुआ, जी, उससे पहले वो यूपी शुरू कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। हमारे पास 10-10 दिन पहले आ चुके हैं फॉर्म में, आपको याद होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग किस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं कि भाई हमें 2027 में चुनाव लड़ना है तो उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। केवल चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं होता, उसका प्रबंधन, वोटर को लाना है, ये से लाना है या कैसे लाना है, सब चीजों का बहुत मैनेज करता है सारी चीजें। हम हर तरह से आलोचना और सही बातों को कहते रहे हैं, लेकिन ये वाला एटीट्यूड कि आप किसी बड़े परिवार को बिलोंग करते हैं और लोग अपने आप खींचे चले आए, नहीं डालेंगे। नहीं करेगा। महेश जी, एक सवाल ये है कि एक जमाना ये रहा कि बूथ कैप्चरिंग सीधा हो जाती थी, गोली चलती थी, बूथ लूट लिए जाते थे और चुनाव हो जाता था। डाकुओं की भी मदद ली जाती थी, वो भी जाकर के पीछे से ये काम किया करते थे। पहले अलग तरीके थे, अब अलग तरीके हो चुके हैं। विनीता, मुझे थोड़ा इजाजत देंगे, मुझे थोड़ा सा जाना है जरूरी। शुक्रिया मैदान जी। तो महेश जी, बड़ा सवाल ये है कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहेंगे कि आज की तारीख में चुनाव के
ये कैप्चरिंग और ये 360 डिग्री का जो मैंने जिक्र किया है, जो साम दाम दंड भेद का जिक्र किया है, ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, क्या असर डाल रहा है चुनाव को? किसी तरह की जबरदस्ती इसमें जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, हमने जो है टीवी पे देखा था कि नदी के पार मतदान केंद्र है और नदी के इधर जो है मतदाता हैं और उनको उधर जाने नहीं दिया जा रहा था। राइट, ये तो सच है, लाइव है, वीडियो है, खुद दिखता है, बहुत बताने की जरूरत नहीं कि पीछे बिल्डिंग में देख सकते हैं आप आग लग रही है, बोलने की जरूरत नहीं, तो आग लग रही सबको दिख रही है। तो ऐसी हाँ। वो नदी के इधर वोटर थे पूरे गांव के, उधर जाने नहीं दिया जा रहा था। अब उससे कितना असर पड़ रहा था, कितना नहीं पड़ रहा था, ये वहां के लोग ज्यादा जान सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी कि सीधा गए अपना कब्जा कर लेते थे और वहाँ बैलेट पेपर कागज का होता था, मोहर मार के अंदर डाल देते थे। अब वो तो खैर सिस्टम नहीं रहा है। अब लेकिन यहाँ पे अब एक ये भी है कि एक हमारे कवि हैं, उनकी वो चलता है कि मैं बीजेपी का बड़ा दीवाना हूँ, हंसेंगे लोग सुन पे, और आपने भी खैर कई बार सुना है कि कांग्रेस कहती है कि हाथ पे वोट डालो, वो कहते समाजवादी पार्टी कहती है कि साइकिल पे वोट डालो, तो बहुजन समाज पार्टी कहेगी कि हाथी पे वोट डालो, और भाजपा बोलेगी कि आप कोई सा भी बटन दबाओ, जीतेंगे तो हम। तो लेकिन ये जो एक कॉन्फिडेंस है, एक इस प्रकार की आपकी सोच है, और सबसे बड़ी बात ये कि जैसा भी सभी लोग हमारे साथी लोग पैनलिस्ट कह रहे थे कि चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ा जाए, चाहे वो मेयर का है, चाहे वो पार्षद का है, चाहे वो विधायक का है। तो भाजपा वाकई में चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ती है। अगर हम देखें कि दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो कांग्रेस के नेता एसी कार में जाते थे और एसी ऑफिस में घूमते थे, लेकिन भाजपा के लोग जो है आरएसएस से जुड़े वो सवेरे 5 बजे ही अपना काम शुरू कर देते थे। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि यूपी में चुनाव है तो अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, भी से पहले तैयारियां हो जाती हैं। आपने कभी किसी पार्टी के नेता को ये कहते नहीं सुना होगा कि अगले 10 साल का ब्लूप्रिंट हमारा क्या है, अगले 20 साल का क्या है। और मोदी जी को तो 75 साल में उनको कह रहा था कि आप घर बैठिए, उसके बावजूद वो आगे के 20 साल का अपना प्लान बता रहे थे। तो उनका कॉन्फिडेंस देखिएगा, और जनता को लगता है कि नहीं, ये नेता जो है ये तो कहीं नहीं जाने वाला। तो एक जो आत्मविश्वास है आपका, वो भी बहुत काम करता है। तो जनता के बीच में आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, ये वाकई में मायने रखता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि भाजपा सत्ता में है, उनके नेता मंत्री हैं, विधायक हैं और एमपी हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से आके भी वहां पे काम कर रहे थे। लेकिन हमारे वाले जो, हमारे से मतलब महागठबंधन से मतलब है मेरे से मतलब हमारा, मेरे से मतलब नहीं, कि जो महागठबंधन था वो नाम है महागठबंधन, और उसके अंदर लगे हुए कौन थे? सिर्फ राहुल गांधी और अपना तेजस्वी, और कभी कभी जो है प्रियंका आ गई। वो अलग बात है कि भीड़ बहुत रही। बल्कि ये तो सवाल मेरा आप लोगों से रहेगा कि आप लोग को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जानते हैं और नीचे सर भी हैं, सुन रहे हैं बात को, कि मैं सर से भी पूछना चाहूंगा कि सर ये थोड़ा सा ये बताइएगा कि राहुल गांधी जिसमें थे, तेजस्वी जिसमें थे, खूब भीड़ थी। तो उस भीड़ को देखकर फिर हम ये भी देखते थे कि जहां इनके नेता जा रहे हैं, विधायक को घुसना नहीं दिया जा रहा था, डिप्टी सीएम गोबर मारा जा रहा था। तो उसको देख के तो एक माहौल ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के बीच में, जो हम बिहार से बाहर के लोग हैं, कि यार तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई जो सत्ता में सरकार है। लेकिन हालत हम देखते हैं तो बिल्कुल दूसरा। तो ऐसी क्या बात है कि सड़क पर जब इनके नेता आ रहे थे तो उनको गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, विधायक को, मंत्री को दौड़ा रहे थे। वो अलग बात है कि गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा था और जो यूट्यूब चैनल है वो सब दिखा रहे थे कि क्या इनकी भद पिट रही थी। और लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा है तो सर रिजल्ट में इनको वोट पड़ रहा है, ये क्या चक्कर है सर? देखिए, जहां तक भीड़ की बात है तो भीड़ किसी भी पार्टी में कम नहीं थी। आप जन सुराज में भी देखते थे आपकी कितनी भीड़ उमड़ती थी, है ना? तो भीड़ तो बीजेपी में भी आती थी, इसमें भी। तो भीड़ कोई पैमाना था। हमने पहले भी इस पर कई बार बातचीत की थी न्यूज नशा पर ही, तो वहां पर हमने ये कहा था कि भीड़ तो हर पार्टी में आ रही है, भीड़ जीतने या हारने का कोई पैमाना नहीं हो सकती, खासकर इस चुनाव में जो हमने देखा था। क्योंकि अगर सब जगह भीड़ है तो कोई मतलब आगे और पीछे कैसे हो सकता है, रही बात इसकी। दूसरी बात, ये बड़ा आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया, जिसमें मुझे लगता है विनीता भी सहमत होंगी हम लोगों के इससे, कि जो सोशल मीडिया, जो यूट्यूब चैनल थे, ये कम से कम पार्टियों को भी समझना होगा कि कौन से यूट्यूब चैनल्स के सहारे आप चुनाव जीतने चले थे, कौन क्या आपका एजेंडा सेट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया। और क्योंकि ये देखिए, गोदी मीडिया तो जब आप कह रहे, जब महागठबंधन कहता है गोदी मीडिया, मतलब वो पहले से उसको अलग करके रख देता है। अब आप किसके भरोसे रहे? जो कुछ यूट्यूब चैनल्स थे। अब यूट्यूब चैनल्स भी थे, वो क्या थे, वो अपना, क्योंकि आज की तारीख में देखिए पूरा बाजार है। महागठबंधन अगर आप कहते हैं तो जो उसके साथ वोट बैंक है, जैसे आप कह रहे हैं वोट परसेंट, वोट शेयर अभी भी ज्यादा है,
महागठबंधन का, उस हिसाब से व्यूअरशिप, सब्सक्राइबर वो लेने के लिए यूट्यूब वाले तो आपके साथ थे, जो लोग आपके साथ थे, जो आपको जिनके कांधे पर रखकर आप सोच रहे थे कि ये हमारा सब कुछ हो जाएगा, वो चले गए, है ना। अल्टीमेटली किसका नुकसान हुआ, कहाँ फायदा हुआ, वो भी जो है मुझे लगता है एक बात साथ में ऐड करते चलूं कि चिराग पासवान ने गजब इस वक्त परिस्थिति दिख रही है, 21 सीटों तक का अभी तक का दिख रहा है मामला इनका, और जो मतलब कहते हैं बहुत दिन से रात का फर्क चिराग पासवान लेकर आए अपनी पार्टी में। ये वो लगातार लगे हुए हैं, लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, बिल्कुल जैसे कहते हैं फर्श से अर्श तक का सफर कर रहे हैं इस वक्त, वो उनको भी नकारा नहीं जा सकता इस पूरी चर्चा में। नहीं देखिए, मैं इस पे इसलिए ये कहूंगा कि ये मतलब 100 का आंकड़ा तो उन्हीं के साथ पूरा हो जाएगा एनडीए का। जी मैं यही कह रहा हूँ, अगर इस वोट, अगर जो फैसला है, जिस तरह के सीट्स आए हैं, इसमें ये साफ साफ मोदी जी की है, ये कोई चिराग पासवान के, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा, और मोदी जी अगर ये वोट गया है, जो भी इधर की जो भी कमजोरियों का फायदा बीजेपी एनडीए कैंप ने उठाया है, तो वो मोदी जी के नाम पे है। तो इसलिए चिराग पासवान हो या कोई हो, तो मोदी जी एक बड़े फैक्टर रहे और उनके नाम पे वोट मिला है, और उसका फायदा आप कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर चला है कंप्लीटली। हाँ, क्योंकि जो बीजेपी के वोटर्स हैं, वो उन्होंने एलजेपी को वोट किया, क्योंकि उनको पता है कि ये तो हनुमान है मोदी जी के। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।